मानव संघर्ष और अत्याचार के खिलाफ प्रतिरोध के इस रोमांचक ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका स्वागत है। देखिए, इतिहास सिर्फ तारीखों का कोई बोरिंग पन्ना नहीं होता। ये तो उन अनगिनत आवाज़ों की गूंज है जिन्होंने अन्याय के सामने कभी भी अपना सिर नहीं झुकाया। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। आज की इस चर्चा का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम 16वीं सदी के युद्ध के मैदानों से लेकर 20वीं सदी के लोकतंत्र की जटिलताओं तक जाएंगे। मातृभूमि की रक्षा, समानता की लड़ाई, साम्राज्य और वैश्विक संघर्ष, स्वतंत्रता की खोज और अंत में सत्ता की कीमत। इन 5 मुख्य पड़ावों के जरिए हम इस पूरे विषय को समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। मातृभूमि की रक्षा, महान योद्धा राजा। अब जरा 1576 के हल्दी घाटी युद्ध की कल्पना कीजिए। एक तरफ मुगलों की 80,000 सैनिकों वाली विशाल सेना और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सिर्फ 20,000 की फौज, जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय भील योद्धा शामिल थे। एकदम बेमेल मुकाबला, लेकिन अरावली की दुर्गम पहाड़ियों का इतनी चतुराई से इस्तेमाल किया गया कि मुगलों का वो भारी संख्या बल पूरी तरह से बेअसर हो गया। और यहाँ सबसे कमाल की बात क्या है? वो गहरा सम्मान जो अंततः खुद सम्राट अकबर के मन में महाराणा प्रताप के लिए पैदा हुआ। जरा सोचिए, जो योद्धा 80 किलो का भारी भरकम भाला लेकर युद्ध के मैदान में उतरता हो, उसकी उस अदम्य भावना ने उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी को भी तारीफ करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन देखिए, प्रतिरोध का मतलब सिर्फ छापामार युद्ध या तलवारबाजी ही नहीं होता। सह्याद्री की पहाड़ियों में शिवाजी महाराज ने सिर्फ लड़ाइयां नहीं लड़ी, बल्कि एक पारदर्शी और स्वतंत्र प्रशासन बनाया, जिसे अष्टप्रधान मंडल कहा गया। 8 मंत्रियों के इस ढांचे ने सच में आम जनता को सशक्त किया और एक मजबूत नींव रखी। अब हम युद्ध के मैदान से थोड़ा अलग हटते हैं और आते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, समानता की लड़ाई, समाज को बदलना। 10 ये महज एक नंबर नहीं है, ये उस बच्चे की नाजुक उम्र थी जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को एक रेलवे स्टेशन पर एक दिल दहला देने वाली सच्चाई का सामना करना पड़ा। सिर्फ महार जाति से होने की वजह से उस छोटे से बच्चे को बैलगाड़ी पर बैठने और पीने के पानी तक से वंचित कर दिया गया था। छुआछूत, सच कहूं तो ये कोई आम व्यक्तिगत अपमान नहीं था, बल्कि एक पूरी व्यवस्था की संस्थागत क्रूरता थी। जरा सोचिए उस सिस्टम के बारे में, जहां एक छोटे बच्चे को क्लास में सबसे अलग एक ऐसे बोरे पर बैठना पड़ता था जिसे सफाई करने वाला तक नहीं छूता था। तो अब एक बड़ा सवाल उठता है, जो दुश्मन बाहर से नहीं आया बल्कि खुद समाज की रग रग में, उसकी जड़ों में बसा हो, उससे कोई लड़े तो लड़े कैसे? इस गहराई तक बैठे भेदभाव को मिटाने के लिए किसी भी तलवार से कहीं ज्यादा ताकतवर हथियार की जरूरत थी। और वो हथियार था शिक्षा और संवैधानिक कानून। डॉक्टर अंबेडकर ने इन्हीं को अपना हथियार बना लिया। दुनिया भर से बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करके और दलितों के अधिकारों की वकालत करते हुए उन्होंने सिस्टम को अंदर से खोखला कर दिया। एक अलग थलग पड़े छात्र से लेकर समान भारत का पूरा ढांचा तैयार करने तक का उनका ये सफर वाकई बेमिसाल है। चलिए अब अपने तीसरे विषय की ओर बढ़ते हैं, साम्राज्य और वैश्विक संघर्ष, युद्ध की चिंगारी। अगर हम दुनिया के नक्शे पर नजर डालें तो प्रथम विश्व युद्ध रातों रात शुरू नहीं हुआ था। इसके पीछे 3 बड़े कारण थे। शांति के नकाब के पीछे चल रही हथियारों की अंधी दौड़, गुप्त संधियों का एक बहुत ही खतरनाक जाल और उग्र राष्ट्रवाद का वो बारूद जिसे बस एक चिंगारी की जरूरत थी। 2 करोड़, जी हां, ऑस्ट्रिया हंगरी के विशाल साम्राज्य के नीचे दबकर रहने वाली स्लाविक आबादी का ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। और इसी कुचली हुई पहचान और सर्बियाई राष्ट्रवाद ने आखिर में उस टकराव को जन्म दिया जो दुनिया के सबसे भयंकर विस्फोट का कारण बन गया। और यही वैश्विक उथल-पुथल हमारे चौथे पड़ाव की पृष्ठभूमि तैयार करती है, स्वतंत्रता की खोज, बेड़ियों को तोड़ना। जब हम भारत की बात करते हैं तो ये नंबर सब कुछ बयां कर देता है। 200, पूरे 200 साल तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और क्राउन ने यहां का बेहिसाब शोषण किया। जाहिर है, इतने लंबे शोषण का नतीजा एक ऐसा प्रतिरोध होना ही था जो कई पीढ़ियों तक चलने वाला था। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1857 के शुरुआती सिपाही विद्रोह से लेकर 1947 की आज़ादी तक चीजें कैसे एक के बाद एक तेजी से आगे बढ़ीं। खासकर 1919 के जलियांवाला बाग के उस दर्दनाक हत्याकांड ने तो पूरे देश को जैसे झकझोर कर रख दिया था और साफ कर दिया था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि इस दौरान प्रतिरोध के अलग अलग रूप एक ही समय पर काम कर रहे थे।
एक तरफ महात्मा गांधी का अहिंसक सत्याग्रह था, तो दूसरी तरफ भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे नायकों की सशस्त्र क्रांतियां। इन सभी अलग अलग तरीकों ने मिलकर अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें पूरी तरह से हिलाकर रख दी। अंत में हम अपने आखिरी और शायद सबसे गंभीर विषय पर आते हैं, सत्ता की कीमत, भीतर से खतरा। इतिहास की एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि आज़ादी मिल जाने के बाद भी लोकतंत्र हमेशा नाजुक ही रहता है। साल 1975 इसका एक बड़ा उदाहरण है, जब भारत में अचानक लोकतांत्रिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था। एक अदालत द्वारा चुनाव को लेकर दिए गए फैसले के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल यानी इमरजेंसी लगा दी गई। अगर हम निष्पक्ष रूप से तथ्यों पर नजर डालें तो इमरजेंसी की सबसे बड़ी वास्तविकता यही थी कि बुनियादी आज़ादी रातों रात छीन ली गई। प्रेस पर कड़ी सेंसरशिप लगा दी गई और राजनीतिक विरोधियों को बिना किसी देरी के जेलों में डाल दिया गया। ये मौलिक अधिकारों का एक सत्तावादी नियंत्रण में बदल जाना था। और फिर 1980 के दशक की ओर बढ़ते हुए घटनाओं के एक ऐसे दुखद क्रम की शुरुआत हुई जिसने आज़ादी के बाद के इतिहास पर एक गहरा घाव छोड़ दिया। 1984 का वो साल इस अभूतपूर्व और विनाशकारी उथल-पुथल को मुख्य केंद्र था। स्वर्ण मंदिर में हुई सैन्य कार्रवाई के बाद उपजे भारी तनाव के बीच सुरक्षा में एक हैरान कर देने वाली चूक हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री की उनके ही अंगरक्षकों द्वारा 33 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। 1984 का ये पूरा घटनाक्रम स्पष्ट करता है कि जब राजनीतिक शक्ति, हथियारबंद उग्रवाद और सामाजिक दरारें आपस में टकराती हैं तो उसके परिणाम कितने भयावह होते हैं। इन सब में सबसे ज्यादा नुकसान और जान का जोखिम हमेशा हजारों निर्दोष लोगों को ही उठाना पड़ता है। इतिहास के पन्नों में दर्ज इन संघर्षों के इस विश्लेषण के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। हम ये तो जान गए हैं कि प्रतिरोध से इतिहास कैसे बदलता है, लेकिन जो आज़ादी और लोकतांत्रिक अधिकार हम इतने लंबे संघर्ष के बाद जीतते हैं, उन्हें हमेशा बचाए रखने की असली कीमत क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए।